नमस्कार, मैं हूं प्रोफेसर रश्मि जेता और आप देख रहे हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस। बुंदेलखंड एक्सप्रेस में आज एक विशेष परिचर्चा। आपने सुना एक बहुत महत्वपूर्ण लाइंस जो कहते हैं, नारी केवल तुम श्रद्धा हो विश्वास रजत नक पक्तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। नारी पर लिखी गई ये लाइंस बहुत प्रसिद्ध हुई, लेकिन उसके बाद एक और लाइन उससे ज्यादा प्रसिद्ध हुई कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। नारी के अनेक रूप, और वह रूप विद्या से लेकर युद्ध तक, परिवर्तन से लेकर प्रगति तक, सब जगह नारी है। यानी नारी सशक्तिकरण की जब बात हम करते हैं तो हमारे जीवन के मूल में और मूल्य के रूप में, कोर में नारी है। और आज इसी विषय पर लेकर हम अपने दमोह क्षेत्र के कुछ ऐसे प्रमुख नारियों के साथ चर्चा कर रहे हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में एक मुकाम हासिल किया है, उपलब्धि हासिल की है, और आज भी एक दृढ़ संकल्प होकर हम अपने समाज को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम मैं आपका परिचय कराता हूं आज के विशेष अतिथियों से। हमारे पास मिसेस रश्मि वर्मा है, ये संचालक हैं लोक सेवा केंद्र दमोह और आईसेट भावे एकेडमी भी चलाती हैं, और साथ में शिक्षा के क्षेत्र में नारी सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं। हमारे पास हमारे आज की दूसरी अतिथि और बहुत प्रमुख अमृता जैन जी हैं, और अमृता जैन जी न केवल एक शिक्षाकर्मी है बल्कि एक बहुत पूर्ण रंगकर्मी भी हैं। नारियों का, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बच्चों का व्यक्तित्व विकास किस प्रकार से हम अपने मंचों से कर सकते हैं, ये बात उनसे हम सीखेंगे और जानेंगे। इसके बाद हमारे पास आज बहुत अजीज राजलक्ष्मी परासर जी हैं, एक टीचर हैं, एंड शी इज अ सोशल वर्कर ऑल्सो। She has contributed a lot into the development of the Women Forum in Damoh। आज हम उनसे जानेंगे कि किस प्रकार से नारी सशक्तिकरण पे वो कार्य कर रही हैं और उसे कैसे, किस ड्रीम के साथ आगे बढ़ाना चाहती हैं। और लास्ट नॉट द लीस्ट हमारे पास आज गिरिजा त्रिपाठी जी हैं, और ये बहुत अच्छी वक्ता भी हैं और अधिवक्ता भी हैं। नाउ इस रूप में इन्होंने लीगल टर्म्स में बहुत सारी नारियों को मदद की है, और आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से जुडिशरी में लीगल एस्पेक्ट के द्वारा वो नारी को सशक्तिकरण के रूप में देखती हैं। और उसके बाद एज यूजुअल हमारे पास मनीष सोनी है। He is a very famous correspondent, as you all know, has been looking after a lot of channels and doing a lot of great work for the development of social media and news channel। तो सर्वप्रथम मैं चलता हूँ, बात हम करते हैं अमृता जी से और जानने की कोशिश करते हैं कि नारी सशक्तिकरण को किस रूप में आप देख रही हैं और किस तरह से रंगमंच का इस्तेमाल नारी सशक्तिकरण के रूप में कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने मुझे यह अवसर दिया कि मैं यहाँ आकर अपनी बात रख सकूं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप सबके साथ शेयर कर सकूं। नारी सशक्तिकरण से तात्पर्य इस बात से है कि नारी अपना निर्णय स्वयं ले सके और घर से बाहर निकलकर अपने काम खुद कर सके। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि जब वुमेन्स डे आता है और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम आते हैं तो हम बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों को रिप्रेजेंट करते हैं कि ये नारी सशक्तिकरण में इनने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है और ये हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। लेकिन हम कहीं भूल जाते हैं कि वो प्रेरणा स्रोत भी हैं जो अपने घर से सुबह 8 बजे निकलकर रात के 8 बजे तक किसी के घर के बर्तन धोकर आती हैं। क्या वो महिलाएं अपने सशक्तिकरण के लिए आगे नहीं बढ़ रही हैं? क्या वो अपने बच्चों की परवरिश के लिए आगे नहीं बढ़ रही हैं? तो वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और मेरे हिसाब से वुमेन्स डे या ऐसे कोई भी डे है, वैसे तो हरिशंकर परसाई जी की एक लाइन है कि महान लोगों के लिए, महान हस्तियों के लिए किसी दिवस की आवश्यकता नहीं होती, उनका हर दिन होता है। तो ऐसे ही हमें सम्मान करना चाहिए और हमारी प्रेरणा स्रोत वो महिलाएं होनी चाहिए जो कम पढ़ी लिखी हैं, उसके बावजूद भी वो अपना जीवन यापन बेहतर से बेहतर कर रही हैं और अपने परिवार को बहुत अच्छी परवरिश दे रही हैं। इस बात पे भी कोई दो राह नहीं है कि वो बहुत सारी सामाजिक बेड़ियों को तोड़कर, बहुत सारी बातों को छोड़कर आगे बढ़ रही हैं। तो ऐसी बहुत सारी स्क्रिप्ट्स हैं जिनको हम पढ़ते हैं, और जब पढ़ते हैं तो वो कई बार वास्तविकता से ही जुड़ी हुई होती है, उसमें कुछ ऐसी चीजें इन्वॉल्व कर दी जाती हैं जो रिप्रेजेंट करने में बहुत अच्छी लगे। बिल्कुल सही कहा आपने अमृता जी, लेकिन एक बात मैंने कहीं पढ़ी थी और वो कहा गया था कि बंबई की पूरी जो अर्थव्यवस्था है
उस अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा योगदान, जैसा आपने कहा कि घरेलू काम करने वाली उन महिलाओं का है या दूसरों के घर काम करने वाली उन महिलाओं का है। यदि वो संगठित होकर एक दिन काम करने ना जाए तो घर की महिलाएं बाहर नहीं जाएंगी, पति नहीं जाएंगे, पूरी मुंबई की इकोनॉमी एक दिन के लिए काफी नीचे गिर जाएगी। सो दे हैव ए ग्रेट रोल टू प्ले। बिल्कुल आपने सही कहा कि इस प्रकार से सिर्फ दिवस के रूप में या उन दिनों के रूप में और महान हस्तियों के नाम से जो नारी दिवस मनाए जाते हैं, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण उन लोगों का है जो हमारे काम में सहयोग करते हैं और हमारे विकास में एक बहुत सहयोगी के रूप में है। चलते हैं रश्मि वर्मा जी के पास, आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार से नारी का सशक्तिकरण अनिवार्य है। शिक्षा के क्षेत्र में नारी का सशक्तिकरण होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि नारी शिक्षित होगी तो पूरा परिवार शिक्षित होगा और उसके साथ उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ेगी और उसमें बहुत सारे पावर जैसे विजन, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा इसका महिला सशक्तिकरण का बहुत ज्यादा योगदान। रश्मि जी, मैंने एक जगह कहीं पढ़ा था, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि यदि घर में एक महिला शिक्षित होगी तो पूरा परिवार शिक्षित होगा और ये परिवार शिक्षित होगा तो समाज शिक्षित होगा और समाज की शिक्षा के साथ साथ हमारे नए देश और नए समाज का निर्माण करेंगे। तो क्या इस रूप में आपने ये कभी स्वप्न देखा कि हमने दमोह में हर एक बच्ची को और हर एक महिला को शिक्षित भी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि शिक्षा सशक्तिकरण के लिए जी हाँ, है। मेरी पूरी कोशिश है, क्योंकि मेरा खुद का कंप्यूटर सेंटर है और मैं वहाँ पर बहुत सारी महिलाओं को फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे कंप्यूटर ऑपरेट करके सिखाती हूँ और उन्हीं को मैं रोजगार दे रही हूँ अपने खुद के सेंटर पे, कि या फिर जो ऑफिस में उनको रोजगार दिलाने का भी काम करती हूँ। और जो भी महिलाएं हैं उनको ज्यादा से ज्यादा योजनाओं के बारे में, जैसे महिलाओं से संबंधित योजनाएं, सुकन्या समृद्धि योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, उज्ज्वला योजना और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, उनके बारे में जानकारी देना और उनका पूरा लाभ दिलाना। मैं अपने दर्शकों से बता दूं कि ये जिन महिलाओं से हम बात कर रहे हैं, ये सिर्फ हस्ताक्षर नहीं, इन्होंने अपने क्षेत्र में कई वर्षों में अथक प्रयास करके एक मुकाम हासिल किया है और उसी में एक उदाहरण के रूप में अभी हमने देखा कि नारियों को किस प्रकार से हम फ्री एजुकेशन देकर उन्हें कंप्यूटर से स्किल कर रहे हैं और उस टेक्नोलॉजी से हम अवगत करा रहे हैं। हमारे पास राजलक्ष्मी जी हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपने क्या क्या परिवर्तन किया अब तक और जिसके लिए आप ये समझती हैं कि वो महत्वपूर्ण था। सर, जहाँ तक महिला सशक्तिकरण के बारे में मैं कहूँगी कि महिला तो ऑलरेडी सशक्त है, जो 9 महीने तक बच्चे को गर्भ में रखती है और प्रसव पीड़ा झेलती है, जो कि बहुत कठिन है, तो वो तो ऑलरेडी सशक्त है। चूँकि मैंने बहुत लंबे समय एनजीओ के साथ मिलकर काम किया, महिलाओं के लिए पूरे बुंदेलखंड में काम किया है, तो मैं थोड़ी सी महिलाओं की स्थिति के बारे में आपको बताऊंगी। चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति के हिसाब से महिलाओं की स्थिति बहुत अलग अलग है। जैसे अभी मैं ग्रामीण क्षेत्रों से ज्यादा जुड़े हैं, शहरी से भी जुड़े हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान में सर ये स्थिति है कि जो मजदूर महिला है वो मजदूरी करती है और जो पति मजदूरी करते हैं वो उनका जो आय होती है, जो इनकम होती है उनसे, वो सिर्फ नशा और शराब, वो परिवार चलाने के लिए कम होता है। बिल्कुल। और जो महिला है वो पूरा परिवार चलाती है और उसके द्वारा जो संभ्रांत वर्ग है ग्रामीण क्षेत्र का, उसके द्वारा वो उसका शोषण भी किया जाता है। एक पहलू ये है। एक जो मध्य वर्ग की महिला है, जो घर के अंदर काम कर रही है, सिर्फ काम कर रही है, सिर्फ खाना बना रही है, सिर्फ मेहमानों का आव भगत कर रही है, पति की सेवा कर रही है। एक उसकी स्थिति है जो बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग है। एक जो जिनका सोशल इमेज होती है, एक परिवार वो होते हैं, उनकी स्थिति ज्यादा खराब है, क्योंकि सोशल इमेज होने के कारण वो अपनी स्थिति, उनके अंदर उनको क्या पीड़ा है या उनके साथ क्या व्यवहार हो रहा है, वो उसको बाहर भी नहीं बता सकती। तो इस तरह से अलग अलग शहरी, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, महिलाओं की स्थिति सशक्तिकरण तो मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि बाजार में जरूर महिला निकली है। बाजार ने महिला के हिसाब से बाजार में बहुत सारी चीजें बाजार ने खड़ी कर दी हैं कि महिला बाहर निकले और बाजार से कुछ खरीदे। तो ये बाजार चलाने के लिए एक आकर्षक वो बनाया गया है। महिला बाहर जा रही है और घर से बाहर निकल रही है, वो सशक्तिकरण में नहीं मैं लूंगी। मतलब बाजार ने उसको इतना आकर्षक बना दिया है कि महिला बाहर निकलने लगी है। तो अगर आप ये देख रहे हैं कि बाजार में महिला घूम रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि महिला। बिल्कुल सही। जैसा कि आपने देखा कि हमारे यहाँ आज डिबेट में एक बहुत विशेष बात है।
एक महिला को सशक्तिकरण करने की आवश्यकता जब होती है तो उसको एम्पावर कई रूप में किया जा सकता है। उसको अच्छी शिक्षा दे के किया जा सकता है, उसके व्यक्तित्व के विकास पे किया जा सकता है, सामाजिक रूप से उसे स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथन किया जा सकता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू और पक्ष है जहाँ पे हमेशा उनकी वो आवश्यकता पड़ती है, और उसके लिए आज हमारे पास गिरिजा त्रिपाठी जी हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि लीगल रूप में हम कैसे गिरिजा जी उनको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और उनको सशक्तिकरण के रूप में ला सकते हैं। सर मैं लीगल रूप में स्ट्रॉन्ग के बारे में बाद में बात करूंगी। पहले मैं अपना छोटा सा पहलू रखना चाहती हूँ सशक्तिकरण के विषय पे। जी जी। यदि हम सशक्तिकरण की बात करें जी। तो यदि हम अपनी संस्कृति के हिसाब से देखें जी। तो जब हमारा हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है जी। तो 9 दिन जो पूजा चलती है जी। वो वास्तविकता में शक्ति की ही पूजा चलती है। जी। तो हमारे यहाँ जो शुरुआत होती है वो शक्ति की पूजा से ही शुरू होती है। 9 दिन तक कन्याओं को भोजन करवाया जाता है, परंतु ये है कि कुछ परिस्थितियों वश हमारे समाज में शुरू में विकृतियां आई, हमारी संस्कृति जो विकृत हुई, पर उसके बाद जो विकृत होती गई अब वो कुरीति बन गई। तो आज जो कुरीति का दंश झेल रहे हैं यही महिलाओं के लिए घातक है। वरना हमारी संस्कृति में तो पहले सीता आती थी, राम बाद में आती थी, राधा पहले आती थी, श्याम बाद में आती थी। तो जो हमारी संस्कृति है इसके हिसाब से हम कहीं भी नारी को पीछे नहीं करते हैं। हमारी प्रथम गुरु भी माता होती है, कहा जाता है। हमारी जन्मभूमि जो है उसको भी हम हमारा पहला देश, ये एक पहला देश है भारत जिसको हम मातृभूमि कहते हैं। यही नहीं, हमारे ऋग्वेद में उन महिलाओं का उल्लेख है जिन्होंने ऋचाओं की रचना की है, और उसमें गार्गी संहिता है, ये तमाम नाम आते हैं। तो सर ये जो महिला सशक्तिकरण का ये हमारे लिए केवल एक दंश मात्र है जिसकी पीड़ा हम भोग रहे हैं। ये विकृतियां हैं, जो कुरीतियां आज हमारे दिमाग में और पुरुषों के दिमाग में भी ऐसी हावी हो चुकी हैं कि पुरुष पूजा तो करता है सीता की पहले, परंतु घर की महिलाओं की जब बारी आएगी, इंग्लिश में उसको हम लोग एक टर्म दिए हुए मेल शोविनिज्म। मेल शोविनिज्म, मेल शोविनिज्म है कि मैं पुरुष हूँ इसलिए ये अहम है मेरे में, मैं बड़ा हूँ। तो ये सर विकृतियां आई हुई हैं। बाकी जो प्राचीन काल का पुरुष था वो ऐसा नहीं था, पर जो विकृतियां आ गई हैं अब उसको इस स्वभाव में ये अपने लिए कंफर्टेबल लगता है। लेकिन जी एक चीज और है, ये विकृतियां तो आ गई हैं, लेकिन जैसा राजलक्ष्मी जी ने कहा कि हकीकत में घर परिवार और समाज चलाने वाली महिलाएं हैं। अधिकांश पुरुष अपने पैसे का व्यय कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं, और घर में जो एक आमतौर पे काम करने वाली महिलाएं हैं वही अपना घर भी चला रही हैं और वही सशक्त भी हैं ज्यादा। तो इसमें आप किस प्रकार से और उनको सशक्त करना चाहेंगे? सर जैसा कि लीगल एडवाइस के रूप में, जैसा मेरा खुद का जो कार्य है जो बेसिक जुड़ा हुआ है, तो जितना हो सकता है मैं उनकी हेल्प करती हूँ। जितनी जैसी उनको लीगल एडवाइस की आवश्यकता होती है मैं बिल्कुल फेयर उनको सलाह देती हूँ, क्योंकि वकीलों का प्रोफेशन अलग अलग होता है। हर वकील कुछ प्रॉफिट ही देखते हैं, तो मैं प्रॉफिट को अलग रखकर पहले महिलाओं के लिए जितनी हेल्प हो जाती है बिल्कुल फेयर लीगल एडवाइस देती हूँ। और इस लीगल प्रोसीजर में जो अपडेट्स हो रहे हैं, जो नए कानून आ रहे हैं, जो उनके पक्ष में आ रहे हैं, जो उन्हें शक्ति प्रदान कर रहे हैं, उन्हें भी उन तक पहुंचाना है हमें। जैसे एक अभी दहेज प्रतिषेध अधिनियम बना था 1961 में जी, तो वो बना तो था, पर सर वो बेसिकली अगर अपन देखा जाए तो आधारभूत अगर उसको देखा जाए तो इतना कारगर नहीं है, क्योंकि 1961 का एक्ट है, दहेज लेना देना दोनों अपराध बताए गए हैं। परंतु क्या होता है कि जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो उसका क्रियान्वयन कर रहे हैं और जो बड़े पदों पे है, दहेज प्रतिषेध अधिकारी है, वो खुद बड़ा दहेज चाहेगा, तो ये वास्तविकता में वो ले रहा है, परंतु अधिनियम तो बना हुआ है, परंतु क्या है जो अब अपन को उनकी अवेयरनेस की जरूरत है, क्योंकि अधिनियम बना देने मात्र से कुछ नहीं होने वाला। राइट, बिल्कुल सही कहा गिरिजा जी आपने। मनीष, I'll switch over to you and to ask you a very important question. Where we talk of women empowerment in a number of perspectives, we have the personality development, we have educational empowerment, we have social empowerment, then we have legal empowerment. Do you not think that all these rules and regulations which are made by the government should be given and should be reached out to the women? जैसा गिरिजा जी ने कहा अभी कि उनको अवेयर करने की जरूरत है। So do you not think खासकर गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में? Actually, sir, I would like to tell you all that there's a two kind of women empowerment is there. Women empowerment which is from male eyes and women empowerment which is from women eyes. महिलाओं की जो आग निगाहों में जो महिला सशक्तिकरण वो अलग है, और पुरुषों की निगाहों में जो महिला सशक्तिकरण है वो अलग है। ये दो प्रकार के महिला सशक्तिकरण वर्तमान में संचालित होती है और इनमें बहुत अंतर है।
आज हम आधी आबादी की तो बात करते हैं, we think that we have half population of women, but we are not ready to give them this kind of rights. हम उतने अधिकार देने को तैयार नहीं हैं। जी, या फिर हम उन्हें अधिकार देते हैं तो हमें ये लगता है कि ये हमने आपको दिया अधिकार, सर ये ना कि ये आप में है। पुरुष होता कौन है अधिकार देने वाला? Yes. नहीं, और ये राइट भी उनको हमने दिया। फॉर एग्जाम्पल, बिल्कुल सही, ये राइट ये right जो भी कह रही हमने थी, दिया है। आपने राइट दे दिया कि चलो आपको जो करना है कर लो, मैं तैयार हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका हस्बैंड शाम को घर आता है और वो 4 आइसक्रीम लेकर आता है, एक आपके लिए, एक अपने लिए और 2 बच्चों के लिए, इन केस आपकी किसी एक बच्चे की आइसक्रीम गिर जाती है तो आप अपनी आइसक्रीम दे देते हो, ना कि हस्बैंड से कहते हो कि आप दीजिए। तो ये राइट भी कहीं ना कहीं हम उनको दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हम क्या इस रूप में अमिता जी कहा जा सकता है कि आजकल स्त्रियां पुरुषों को सशक्त कर रही हैं? नहीं, यूं तो कहा नहीं जा सकता। देखिए, उनकी भूमिका समाज में अलग है और महिलाओं की भूमिका अलग है, लेकिन ये देखा जा रहा है कि महिलाएं सशक्त हो रही हैं, वो जॉब कर रही हैं, लेकिन वो जॉब के दौरान भी उनके दिमाग में ये रहता है कि शाम को वो घर आने वाले हैं, उससे पहले पहुंच के हमें फटाफट से लंच प्रिपेयर करना है। तो ऐसा नहीं है, दोनों इक्वली रेशियो में अमाउंट कमा रहे हैं, लेकिन महिला को ये मालूम है कि ये काम मेरा है, मुझे करना है, और ये उसको किसी ने बताया नहीं है। वो मेड लगा सकती है, लेकिन उसने खुद से ही ये तय कर लिया है, या जो पीढ़ी दर पीढ़ी चीजें चली आ रही हैं उससे उसने ये तय कर लिया है कि मैं महिला हूं और मेरा यही काम है। लेकिन आप जो बात कर रहे हो ये ज्यादातर लागू होता है अर्बन एरियाज में, लेकिन जब रूरल एरियाज में बात हम करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में बात करते हैं, तो जो चित्र है बिल्कुल विपरीत है इसके। ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा शहरों में है। तो गांव में जो वास्तव में हमारा देश जहां सांस लेता है, वहां पे महिलाओं की स्थिति अभी, जैसा कि अभी गेजा जी ने कहा कि हमें उन तक अवेयरनेस पहुंचाना है कि आपके पास पावर है, शक्ति है, कभी उनके पास हिम्मत नहीं है। एक बड़ा आसान सा एक कहा कि यूएस सुप्रीम कोर्ट गिव्स अ हस्बैंड a right to open his wife's letter but does not give him the courage। कहा कि उसे अधिकार तो दे दिया है, हिम्मत नहीं दिया। तो उसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में भी महिलाओं को अधिकार तो है, लेकिन हिम्मत नहीं आ पा रही उनको। नहीं सर, इसमें मैं एक बात और कहना चाहूंगी, क्योंकि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, कामकाजी महिलाओं की स्थिति ज्यादा खराब है बजाय जो हाउसवाइफ है। हाँ। वो महिला कमा भी रही है। आपको मैं बताऊं, आप शायद विश्वास नहीं करेंगे कि 50% महिलाओं को ये बात मालूम नहीं है कि मुझे कितना पेमेंट मिलता है। हाँ। उनका एटीएम उनके हस्बैंड के हाथ में होता है। उनको अगर अपने मायके में या कुछ करना है तो वो नहीं कर सकती, चोरी से करते हैं या उनके हाथ में पैसा होता ही नहीं है। तो कामकाजी महिला घर का काम भी कर रही है और बाहर जाके भी काम कर रही है। उसके बाद बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं कि आज आप अच्छे से तैयार होके क्यों जा रहे हो भाई, है ना, या आप ऐसे उदास होके क्यों जा रहे हो भाई, लोग क्या सोचेंगे, मैं आपको परेशान रखता हूँ। इन चीजों का भी सामना उनको करना पड़ता है, और जो वो घर का काम भी कर रही है और उनकी जो सैलरी है उस पर भी उनका कोई अधिकार नहीं। ये भी ये जो आपने बोला कि ग्रामीण क्षेत्र में हिम्मत नहीं है, हिम्मत उनमें आ भी नहीं सकती। उसका रीजन ये नहीं है कि पुरुष उसको हिम्मत दे रहा है या नहीं दे रहा है, वो सेकेंडरी मैटर है। फर्स्ट मैटर तो यही है कि उसकी माँ उसको हिम्मत नहीं दे रही है, उसकी सास उसको हिम्मत नहीं दे रही है, उसकी बहन उसकी हिम्मत नहीं दे रही है। उल्टा अगर वो चाहती है कि मैं घर की दीवार को लांघ कर या दहलीज को लांघ कर आगे कुछ करने जाऊं, तो वो पुरुष बाद में बोलेगा, पहले बड़ी महिला बोल देगी कि नहीं बेटा ये हमारा काम नहीं है, लेकिन इसको हम नहीं करते। अमृता जी, जब यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं महिलाओं के अधिकारों की, महिलाओं को शिक्षा लेने से किसने रोका? कभी शिक्षित होने से नहीं रोका। यदि वो अच्छे से शिक्षित हो जाए तो ये सारे अधिकार उनके पास स्वयं आ जाए। जिस महिला ने शिक्षा प्राप्त नहीं की, पूरे समय शिक्षा नहीं प्राप्त की, और अचानक से वन फाइन मॉर्निंग वो सोचती है कि मैं सशक्त हो जाऊं, मेरे पास सारा अधिकार आ जाए, तो वो सशक्त भी नहीं हो सकती, वो अधिकार भी नहीं आ सकता। तो क्या ऐसी महिलाएं हैं जो शुरू से शिक्षित होकर आगे बढ़ने की कोशिश की और फिर उन्हें रोका गया? यदि ऐसी हैं तो कम है। क्यों? ऐसा भी हमने देखा है कि कई महिलाएं ऐसी हैं जिनको पढ़ना ही नहीं है, शिक्षित ही नहीं होना है। जैसे आपसे मैं पूछना चाहूंगी इसी विषय में कि मैं सशक्तिकरण को शिक्षा के रूप में बहुत ज्यादा महत्व देता हूँ। बाकी चीजें आ जाती हैं, बट शिक्षा किसी भी रूप में हो, सामाजिक शिक्षा हो, जैसे विजय जी ने कहा कि हमें लीगल नॉलेज हो, जैसे तमाम चीजें हैं। तो क्या जैसे कंप्यूटर सीखने आपके पास महिलाएं आती हैं और आप सिखाते हो, तो रश्मि जी आप मुझे बताओ कितनी ऐसी महिलाएं जो वास्तव में कंप्यूटर सीख के जा रही हैं? क्योंकि जब हम बाजार में होते हैं और मुझे एक अच्छा कंप्यूटर व्यक्ति चाहिए, तो मेरे पास एक टाइपिस्ट नहीं है। there is nobody who can write something in English। और हम नहीं सशक्त होना चाहते, तो कई बार सशक्तिकरण आप स्वयं महिलाओं आप देना चाहते हो, लेकिन क्या वो लेना चाहती है, या वो भी ब्लड हो गई है इस युग में?
ये आप बताएं, किस रूप में आप देखती हैं? जी सर, कभी कभार हम यानी देना चाहते हैं कि हम निःशुल्क कंप्यूटर सिखाना चाहते जी, हैं, वो नहीं तो सीखेंगे। निःशुल्क का इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं रहती है, क्योंकि वो नहीं सीखती है, उतना मन नहीं लगता है, बिल्कुल सही। जिसके कारण वो पीछे रह जाती है। उनका ये नहीं रहता है कि हम घर से निकले हैं तो थोड़ा सीखें, बस ये रहता है कि निःशुल्क है तो वो उतना ज्यादा उस पर वो नहीं करती है फोकस। सारी शक्ति का स्रोत पुस्तक है, मैं ऐसा मान के चलता हूँ, ना कि ये मोबाइल और ये फैशन। अमिता जी, आप तो समाज सेवी भी हैं और साथ में एक रंगकर्मी भी हैं। रंगमंच में कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो आके काम करना चाहती हैं, सीखना चाहती हैं, व्यक्तित्व का विकास चाहती हैं और आगे बढ़ रही हैं, सीख के कर रही हैं, आप बताएं। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, जैसे मैं खुद भी जी। पहले मैं एक छोटा सा उदाहरण अपना ही देना चाहती हूँ कि जब मैंने 2015 में कोशिश की थी कि मैं रंगकर्मी के क्षेत्र में जाऊं, क्योंकि ये मेरा शौक रहा है हमेशा से, तो मुझे बहुत सारी फाउंडेशंस जो थी उनको बाहर निकल के काम करना पड़ा। और इवन आज भी कई ऐसे लोग हैं कि अगर मुझे कहीं शो करने जाना है तो मैं उनको कुछ और बोलकर जाती हूँ। मैं कुछ और बोलकर जाती हूँ कि मैं वहां नहीं जा रही हूँ, है ना, क्योंकि मुझे मालूम है कि बात वही होनी है, आपका माइंड डिस्टर्ब होना है, लेकिन आपको अपना काम सुचारू रूप से करना है, तो कैसे करना है वो आपको हैंडल करना है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं मुझे मिली जिन्होंने मुझे कहा कि मैं रंगकर्म के क्षेत्र में जुड़ना चाहती हूँ। रंगकर्म एक ऐसा क्षेत्र है जिससे आप समाज की दशा और दिशा दोनों ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जब नाटक के माध्यम से कोई चीज कहीं रिप्रेजेंट की जाती है तो उसका जो इम्पैक्ट होता है वो पढ़कर और बोलने से ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि वो अभिनय के माध्यम से होता है, और अभिनय एक बहुत खूबसूरत कला है। अभिनय के माध्यम से जब हम बहुत सारी ऐसी किताबें पढ़ते हैं, जैसे एक आलोक शुक्ला जी का रीवा के हैं जो, उनका मैंने एक नाटक पढ़ा, एक हादसा आप जब पढ़ते हैं तो उसमें लगता है कि वास्तव में महिला ये है कि एक महिला की ही दूसरी महिला हेल्प नहीं कर रही है। बहुत सारे ऐसे नाटक है, तो जब ऐसे नाटक मंचों पे उतारे जाते हैं, धरातल पे उतारे जाते हैं, मैं कह रही हूँ 100 की ऑडियंस होगी, 2 का दिल तो झंझोड़ेगी कि हमें अब इस फील्ड में काम करना है। तो जब आप रंगकर्म के क्षेत्र में देखते हो, बहुत सारी महिलाएं मुझसे बोलती हैं मुझे जुड़ना है, और मुझे घर से परमिशन नहीं है, मुझे इनसे पूछना पड़ेगा, मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ। तो मेरा हर बार यही कहना रहता है कि कई बार ना ये फाउंडेशंस होती नहीं है, हम खुद तय कर लेते हैं। हम तय सरकार के जो फाउंडेशंस आते हैं जिसमें कि महिलाएं काम करना चाहती हैं, बाहर निकलना चाहती हैं, बट लोग क्या कहेंगे, बोला कोट एंड कोट, नाउ देयर आर सम प्रॉब्लम्स ऑलवेज, एवरीबॉडी, दिस इज अ प्रॉब्लम फेस्ड बाय एवरीबॉडी इन लाइफ, इवन मेन आल्सो फेस। यदि कोई व्यक्ति निकल के बाहर निकलता है, अपने क्षेत्र से बाहर निकल के दूसरा काम करना चाहता है, तो उस पे ज्यादा आलोचनाएं होती हैं, लेकिन व्यक्ति वही सफल होता है जो उन आलोचनाओं को झेलने के बाद भी अपना काम आगे करता है। बट नॉर्मली व्हाट हैपेंस कि महिलाओं के साथ ये ज्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उनके पास बहुत सारे इस प्रकार के ऑब्स्टिकल्स हैं। कैसे, जैसे कि आपने बात की, शिक्षा बहुत जरूरी है। जैसे ये हमारे बीच में जो भी महिलाएं बैठी हैं, ये एक अपवादित उदाहरण है, एक्सेप्शनल एग्जांपल है एक शिक्षित महिलाओं की। अगर जनरलाइज में देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो शिक्षा है उसी की वजह से महिलाएं पिछड़ी हैं। आपने ग्रामीण क्षेत्र की बात की है, वहां पे सर कोई पुरुष नहीं रुकता कि आप बाहर जाके पढ़ाई करो या बाहर जाके काम करो। जो उनके घर में दादी नानी होती है, जो बाकी में सशक्त हैं, उनकी सलाह घर में ली जाती है, उन्हीं के घर में चलती है, किसी और की नहीं चलती। वो अगर अपनी सोच बदलेगी तो वाकई में महिलाएं आगे जाएंगी और अपना मुकाम बनाएंगी। कहीं ना कहीं ये महिलाएं जो यहाँ पर बैठी हैं, इस चीज को इन्होंने भी फेस किया होगा, लेकिन एक अपवाद के रूप में, एक रेवोल्यूशनर के रूप में, एक कहना चाहिए इस धारा के विपरीत जाकर इन्होंने अपना मुकाम बनाया, और आज एक उदाहरण है सभी महिलाओं के लिए कि इस तरह से भी महिला सशक्तिकरण हो सकता है। मनीष सर की बात पे मैं थोड़ा सा और प्रकाश डालना चाहूंगी। जैसे सर ने कहा कि नानी दादी की बातें ही प्रभावकारी रहती हैं परिवारों पे, वो ही लड़कियों को रोकती हैं, और कहा जाए तो वो ही ज्यादातर, अगर कहें कि पुरुष मतलब यदि कोई महिला गर्भवती है तो उसके लिए लड़का पैदा करने के लिए वही ज्यादा इंसिस्ट करेंगी कि भाई वो ही करें। तो कहा जाता है कि ये महिलाएं ही प्रताड़ित करेंगी, जबकि यदि अगर अपन उसको वास्तविकता में ऊपर से जाके देखें तो ये दादी नानी ये करना नहीं चाहती, परंतु उनके दिमाग में ये फीड कर दिया गया कि तुम्हारा सुख उसी में है, कि यदि तुम ऐसा ऐसा करोगी तो वही वो चलती आ रही हो क्रियाएं नीचे तक आ गई हैं, उन्हें खुद नहीं पता कि वो कर क्या है। लेकिन इसमें मैं एक बात कहूंगा और कहना चाहूंगा, और बिल्कुल पूरे दावे के साथ कहना चाहूंगा कि दादी नानी एक दूसरे युग की उत्पाद थी जी, हम एक दूसरे युग के उत्पाद हैं,
और हम उस युग के प्रतिबिंब हैं। तो वो जिस युग में थी, उस युग में कहते हैं व्हाट वाज पॉसिबल इन 1980 वाज नॉट पॉसिबल इन 1920। तो वो 1980 के युग की हैं, आप 2000 के युग है, तो वो क्लैश तो आएगा ही आएगा। उनका जब भी समाज विकास करता है तो एक ऑर्थोडॉक्स जिसको कहते हैं परंपरावादी तत्व वो रोकता है। ये हर जगह हुआ है, ये यूरोप में हुआ है, ये अमेरिका में हुआ है, इतिहास के हर पन्ने में। तो बेहतर ये है कि हम उनको आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। प्रश्न सिर्फ इसका नहीं है कि उन्होंने रोका, किसको किसने नहीं रोका, किसको किसने आगे बढ़ने से नहीं रोका। एक सबसे सफलतम व्यक्ति इस देश का, उसे भी रोका गया है कहीं ना कहीं, परंतु उस सफल इसलिए हुआ है कि उनके रोकने के बावजूद वो आगे बढ़ा है और दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बना है। 8 दिसंबर 1856 को पहली बार ईश्वरचंद विद्यासागर ने विधवा विवाह किया और वो विवाह का समय था जब ईश्वरचंद विद्यासागर को जाना कहीं और था, पहुंच कहीं और गए। लेकिन समाज के तमाम विरोधों के बाद आज उस चीज को कितना शुद्ध मानते हैं। तो प्रश्न तो ये है कि हम कितना प्रयास अपनी ओर से कर रहे हैं कि आगे वाले जनरेशन को हम हेल्प करें। आप किस रूप में राजलक्ष्मी जी देखती हैं इस तमाम प्रयास? सबसे पहले तो महिला को सुरक्षा, अगर महिला ये भी सोचती है कि नहीं मुझे घर से विद्रोह करके बाहर महिला निकलना बहुत सुरक्षित है, मुझे लगता है महिला तो आज पुरुषों से ज्यादा सुरक्षित है। नहीं सर, ये शायद आप लेकिन पुरुषों को डर तो जरूर है, मतलब कानून की निगाह में 14 सेकंड, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें पुरुषों की निगाह सर देखिए, डर उस पुरुष को है जो सच छवि का है। नहीं, डर उस पुरुष को है जो जानता है, जिसके पास नॉलेज है। हाँ। जिसको नॉलेज है उसके लिए क्या कर सकते हैं? तो महिला के साथ मेन बात ये है कि उसको आर्थिक सुरक्षा चाहिए और शारीरिक सुरक्षा भी। अगर वो विद्रोह करके घर से निकलती भी है कि मुझे नई पढ़ाई करना है और जाना है, तो कहाँ जाएगी वो? कौन उसको सुरक्षा देगा? दूसरी जो अभी बात हो रही थी कि दादी नानी मना करती हैं, ये चीज भी घर के पीछे से आती है। मान लीजिए आज मैंने जींस पहना और मेरे पिता को नहीं अच्छा लग रहा है, तो वो मुझसे नहीं कहेंगे, वो मेरी माँ से कहेंगे, है ना? और माँ के थ्रू वो बात मुझसे कहेंगे, तो मुझे लगेगा कि माँ कह रही है। तो हुआ तो ये पुरुषों महिलाओं की सिर्फ आड़ ली जाती है कि आप ये चीज नहीं, इस बात पे मैं बोलना चाहूंगी कि अगर जैसे आपने कहा त्रिपाठी मैडम ने कि आड़ ली जाती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब किसी घर में एक बेटी का जन्म होता है तो मेरे हिसाब से घर के सारे पुरुष खुश होते हैं, लेकिन एक महिला खुश नहीं होती। क्यों नहीं होती? अब ये वंश कैसे चलेगा? अब इसमें पुरुष ने जो तकलीफ झेली है, हाँ। महिला चाहे मैंने कहा आपसे वो किसी भी वर्ग की हो, आप व्यक्तिगत किसी महिला के पास बैठ जाइए और उसकी पीड़ाएं सुनिए, उसको वो नहीं है कि मेरे यहाँ बेटी हुई है, उसको ये है कि जो मैंने झेला है मेरी बेटी ना झेले, वो दर्द होता है। नहीं, लेकिन इसलिए तो बात सपोर्ट करना चाहिए ना कि ये जो मैंने झेला है, अब अगर इसको भी बेटी हुई है तो मैं इसका इतना सपोर्ट करूंगी कि जो मैंने झेला है वो ये झेले ही ना। क्योंकि अवेयरनेस अब आ रही है, आप लोगों के थ्रू, सबके थ्रू अब आ रही है अवेयरनेस। मतलब हम लोग तो उस पीढ़ी से हैं, जब हमारी पीढ़ी है ये सुधार करेगी, बात सपोर्ट करेगी, सुधार बात करेगी। बिल्कुल सच है जो आप कह रहे हो, लेकिन इससे बड़ा सच एक और है। ये वो जो आपने झेला, ये वो जो आपने महसूस किया या आपने अपने किसी और साथी ने महसूस किया, स्वयं में नहीं, ये और जो आप सक्षम बने इन तमाम समस्याओं परेशानियों के बाद आज आप सफल बने, चाहे किसी का योगदान हो या ना हो। अब बात हम आपसे जानने की कोशिश ये करते हैं कि आपने जो कुछ महसूस किया, झेला, उसका फायदा कैसे दूसरे जनरेशन को दे रहे हो। तो अब आप क्या ऐसा कर रहे हो जिसमें उनको उन परिस्थितियों से ना गुजरना पड़े जिससे शायद कभी आप गुजरे थे। गिरिजा जी, पहले आपसे देंगे इसका आंसर। सर मैं तो सिर्फ एक ही फंडा अपना के चलती हूँ जी, वर्तमान में जी। कि जहाँ भी जैसी भी महिला हो, जिस प्रकार की उसको सहयोग की आवश्यकता हो, जितनी मेरी क्षमता जी। है मैं उतना कर दूँ। जी, जी। तो बस यही आधार है मेरे कार्य करने का। और मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि इन महिलाओं का चयन इस परिचर्चा के लिए इसलिए नहीं किया गया है कि ये मैं चाहता था, इसलिए किया गया है कि इन्होंने अपने क्षेत्र में इतना बड़ा मुकाम हासिल किया कि हमें मजबूर होना पड़ा कि इन महिलाओं से जरूर बात करें जो परिवर्तन ला रहे हैं, और इस रूप में ये अपने अपने क्षेत्र में हस्ताक्षर हैं। राजलक्ष्मी जी। सर एजुकेशन एकमात्र चीज है जो महिला को। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अमृता जी। मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं को आगे और सशक्त होने के लिए सबसे पहले तो
ये अपने आप को महत्व देना शुरू करना पड़ेगा। जी। सबसे पहला उसका काम है कि अपने आप को महत्व देना वो शुरू जी, करे। जी। वो ये समझे कि ये मैं हूँ। जी। वो ऐसा ना हो, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि अगर किसी महिला को कोई हेल्थ इशू होगा जी। तो वो अपना ट्रीटमेंट बाद में करेगी, पहले अपने पूरे परिवार का वो ट्रीटमेंट करेगी। जी। तो सबसे पहला है, हर एक महिला को सबसे पहले अपने आप को स्वयं। इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी, तब उसको इम्पोर्टेंस दूसरा देगा। दूसरा, नारी जैसी है वो वैसी थी नहीं। नारी को बनाया गया है वैसा जैसा पुरुष प्रधान समाज ने चाहा। उसने चाहा कि ऐसी हो नारी और वो वैसी होती गई। दूसरा, गॉड गिफ्टेड कुछ उसमें इमोशंस ऐसे इनबिल्ट हैं, गॉड गिफ्टेड उसमें ऐसे इमोशंस इनबिल्ट हैं कि वो चाहकर भी पुरुष के समान अपने व्यवहार को नहीं कर पाती है। जी। ऐसे इनबिल्ट है। तो मैं ये चाहती हूँ कि हर एक महिला सबसे पहले कोई काम ना करे, कोई हेल्प ना करे, वो खुद की हेल्प करे, अपने आप को इम्पोर्टेंस दे। पहले मैं हूँ, पहले मैं अपनी केयर करूंगी, मैं अपने लिए आवाज उठाऊंगी, मैं अपनी बात करूंगी, फिर मैं आगे लोगों के लिए बात करूंगी। ओके, रश्मि वर्मा जी। सर, मैं थोड़ा सा इस बात का खंडन कर रही हूँ कि जी। घर से सपोर्ट जी। जैसे बड़े जैसे कहा गया नहीं, हमारे पास रश्मि वर्मा जी उस उदाहरण के रूप में है और कहीं ना कहीं आपके घर से आपको बहुत सपोर्ट दिया गया, इस कारण से आप जी आज सर। इतने सर, मेरे फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ और जो मदर इन लॉ है, इनका मेरा बहुत सपोर्ट रहा जी, है। जी। वो भी एक महिला थी, लेकिन जी, जी। उन्हें मुझे बाहर निकालने में उनका ज्यादा योगदान जी, जी, रहा। जी, जी, जी। मेरे हस्बैंड का भी सपोर्ट रहता है, चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो या ऑफिस जो भी काम है। आज मुझे यहाँ भी आना था तो उनका ही सपोर्ट था कि मैं यहाँ जल्दी टाइम पे आ पाऊँ। जी जी जी। सर, थोड़ा सा मैं इसका खंडन करती ओके, हूँ। राइट। मनीष, ये एक केवल ये एक अपवाद होता है कि घर में सपोर्ट होता है, लेकिन हम यहाँ पर बैठकर बात कर रहे हैं उन सारी महिलाओं की। हम केवल एक पर्टिकुलर उसकी 20% की बात नहीं चल रही है, 80% वाली बात चल रही ठीक है। है। 20% तो वही है जो रश्मि जी बोल रही है। राइट। मनीष, 5%। मनीष, हाँ, where do you बहुत see ज्यादा this? लेना है। एक और बात में जो आपने कहा कि अपने बारे में सोचो, एक वो मजदूर महिला जिसके 4 बच्चे हैं, जिसका पति अपनी कमाई पूरी शराब में निकाल रहा है, जिसको सुबह उठ के खाना बना के बच्चों को रख के वो मजदूरी करने जाना है, वो कैसे अपना ध्यान रख सकती है? Right. Manish, where do you see the whole discussion going into? सर, मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि जो महिला सशक्तिकरण है, हमारा भ्रम है कि महिला सशक्तिकरण पाश्चात्य संस्कृति से आया। जी। ये हमारी खुद की संस्कृति है। अगर हम इतिहास के झरोखे से देखें तो चाहे वो चंदेल कालीन मंदिर हो या फिर कलचुरी कालीन मंदिर हो, उन मंदिरों की दीवारों में जो प्रतिमाएं बनी हैं, उनमें जो मुख्य किरदार है वो महिला है। चाहे वो जीवन संगिनी के रूप में हो, चाहे वो योद्धा के रूप में हो, विचारक के रूप में हो, सरमन देने वाली हो, प्रवचन देवियों के रूप में हो, देवियों के रूप में हो, भगवान शिव के बराबर से पार्वती जी बैठती हैं। तो कहीं ना कहीं ये महिला सशक्तिकरण ये हमारी खुद की परंपरा है, हमारी खुद की देन है। लेकिन जो थोड़ा सोच में परिवर्तन आया है, अभी हम इसको वापस अपने इतिहास की तरफ ले जाने की जरूरत है। और वाकई में समाज की केंद्र महिला थी और आगे भी रहेगी। जो अभी कहा जा रहा है कि 2050 तक हर ऑफिस को, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, महिला चलाएगी। तो कहीं ना कहीं इसको अगर सिद्ध करना है तो एजुकेशन ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ये सबसे बड़ा शस्त्र है जिसको लेकर महिलाएं आगे बढ़ सकती हैं। अब यदि अपने इतिहास से संवाद करें, धर्म और संस्कृति की बात करें, अपने वैचारिक विरासत की बात करें, तो मैं अपने दर्शकों को ये बताऊं कि हमारे देश की पहली सभ्यता और संस्कृति, जिसे आप हड़प्पा संस्कृति या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं, वो महिला प्रधान थी और महिला को वो मातृसत्तात्मक सत्ता थी। यही नहीं, हमारे यहाँ सातवाहन समाज भी मातृसत्तात्मक था और पुरुषों के नाम माताओं पे रखे जाते थे, जैसे गौतमी पुत्र शातकर्णी। नाउ ये सब महिला सशक्तिकरण, जैसा कि मनीष ने कहा कि ये हमारे इतिहास के धरोहर में है। एक मंदिर कला में देवी के रूप में, योद्धा के रूप में, संगनी के रूप में, बच्ची के रूप में प्रवचन करती हुई हर जगह महिला दिखाई गई है। इसका मतलब है कि महिला कहीं ना कहीं कोर में थी। आने वाली महिलाओं से मैं ये बात जरूर करना चाहूँगा और ये संवाद करना चाहूँगा कि अगर पुरुष कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। इस तथ्य पे ना जाकर यदि इस तथ्य पे जाएं कि पुरुष के साथ हाथ में हाथ मिलाकर, साथ चलकर परिवार को 2 पहिए की गाड़ी बनाकर हम आगे बढ़ाएं, तो मेरे ख्याल से वो परिवार एक समन्वय के साथ विकसित होगा। पुरुष को भी समझने की जरूरत है कि महिलाएं जितना कार्य कर लेती हैं वो उनसे उतना संभव नहीं हो पाता। तो कहीं ना कहीं ये समन्वय, जैसा कि आपने अभी देखा, सुना और
प्रसिद्ध महिलाओं को हमने अपने इस मंच पे लाया, उनकी बातें सुनी और उनके संदेश को सुना। ये महत्वपूर्ण है और इस प्रकार की परिचर्चा के लिए हम आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और हम चाहते हैं कि आप बार बार इस मंच पे आए और हम इस प्रकार की चर्चा और भी आगे विस्तार पूर्वक करें। समय की कमी, इसलिए आज विचार यहीं तक। धन्यवाद, नमस्कार।